एक अजीब छुपन छुपाई के खेल के रूप में शुरू हुआ था। सारा, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। वो तुम्हारी वजह से है। सारा, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। इस खेल में तब कोई विजेता नहीं था जब छुपने की जगह मौत का जाल बन गई। सारा, जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है उसके लिए। सारा, तुम क्या जासूस एक हादसे को देख रहे थे या किसी ठंडे दिमाग से बनाई गई सुनियोजित योजना को? तो मैं ऐसे थी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगी और तुम्हें जिप बंद करके रख दूंगी और उसे पता है थोड़ा छटपटाने दूंगी, जो भी हो, लेकिन फिर मैं सो गई। हम आपको शुरुआत से अंत तक हर मोड़ से गुजार रहे हैं। जब जूरी ने आखिरकार फैसला किया। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। महिला अपराधियों के इस एपिसोड में स्वागत है। विंटर पार्क, फ्लोरिडा में हम इस हफ्ते की महिला अपराधी सारा बून से मिलते हैं, जिनका जन्म अक्टूबर 1977 में अटलांटा, जॉर्जिया में हुआ था। 3 साल की उम्र में फ्लोरिडा उसका घर बन गया था। 20 के शुरुआती सालों में वो अपने सपनों के राजकुमार से मिली। मैं उससे 90 के दशक के आखिर में मिला था। उसका नाम ब्रायन बून है। 2000 के शुरुआती वर्षों में दोनों ने विचार साझा किए और बाद में एक बेटे का स्वागत किया। सारा और ब्रायन पति पत्नी के रूप में 13 साल बिताते हैं, इससे पहले कि उनकी शादी टूट जाती है। दोनों अलग हो जाते हैं और उनका तलाक 2017 में फाइनल हो जाता है। बून परिवार अपने बेटे के लिए सब कुछ सौहार्दपूर्ण रखते हैं और उसकी कस्टडी 50-50 बांट लेते हैं। ज्यादा समय नहीं बीतता कि सारा की जिंदगी में एक नया आदमी आ जाता है। हम हैरान थे कि हम कितनी जल्दी करीब आ गए और हमारे बीच इतनी समानताएं थीं। मैंने नहीं सोचा था कि वो मुझ में दिलचस्पी लेगा और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मुझ में दिलचस्पी रखता है और मेरे बारे में अच्छी बातें कही। पहली मुलाकात में ही 1 घंटा कब 4 घंटे बन गया पता नहीं चला। हमारे पास हमेशा बात करने के लिए कुछ न कुछ होता था। जिस आदमी ने सारा का ध्यान अपनी ओर खींचा वो है जॉर्ज टोरेस जूनियर। सारा और जॉर्ज का रिश्ता मजबूत लगता है। कुछ महीनों बाद ही दोनों साथ रहने लगे। जल्द ही दोनों को पता चला कि एक ही छत के नीचे रहना हमेशा खुशियों भरा नहीं होता। वे लगातार झगड़ते रहते हैं और जब झगड़े हाथापाई तक पहुंच जाते हैं तो अक्सर पुलिस को बीच में आना पड़ता है। फरवरी 2020 के अंत तक सारा और जॉर्ज का अपार्टमेंट एक भयानक अपराध स्थल बन जाता है, जिसकी शुरुआत बचपन के खेल से होती है। 24 फरवरी 2020 को सारा और जॉर्ज ने घर पर ही रात बिताने का फैसला किया। वे वाइन पी रहे हैं, एक पजल सुलझा रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं। रात बढ़ने पर वे छुपन छुपाई खेलते हैं। सारा ऊपर बाथरूम में शावर के पीछे छुपती है, लेकिन जॉर्ज उसे खोजने नहीं आता। जब वो नीचे वापस जाती है ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, तो वो देखती है कि जॉर्ज ने खुद के लिए एक छुपने की जगह ढूंढ ली है, एक सूटकेस के अंदर। सारा को ये बहुत मजेदार लगता है, तो वो अपना फोन निकालती है और उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। सारा थककर सोने चली जाती है। उसे लगता है कि जॉर्ज खुद सूटकेस में जा सकता है तो बाहर भी निकल सकता है। अगली सुबह विंटर पार्क पुलिस को 911 पर कॉल की जाती है। क्या ये पुलिस है या मेडिकल? मेरा बॉयफ्रेंड मर चुका है। ठीक है, लैम को फ्लड वाले अपार्टमेंट में रखो, आप फोन नहीं काटेंगी। कल रात मैं और मेरा बॉयफ्रेंड खेल रहे थे, मैंने उसे सूटकेस में डाल दिया था और ये कुछ छुपन छुपाई जैसा खेल था। फिर मैं सो गई और जब उठी तो वो सूटकेस में मरा हुआ था। मुझे नहीं पता क्या हुआ। पुलिसकर्मी सारा और जॉर्ज के अपार्टमेंट जल्दी पहुंचते हैं। दमकल और बचाव दल वहां है, लेकिन जॉर्ज नहीं बच पाता। क्या आपने उसे मृत घोषित किया? आपने किस समय उसे मृत घोषित किया? जानते हैं, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। हेलो, हाय। क्या आप यहाँ हैं? हाँ, ठीक है, मैं आपसे बात करूँगी। हमें फायर डिपार्टमेंट से कुछ जानकारी लेनी है। प्रॉपर्टी मैनेजर, क्या आप उन्हें जल्दी बता सकती हैं कि क्या हो रहा है? वो कहाँ हैं? हाँ, और वो उस दिशा में चलते हैं। ओह, उसकी चिंता मत करो, हम तुम्हारी तरफ से वो संभाल लेंगे। अभी जॉर्ज की मौत का कारण बताना जल्दबाजी होगी। एक फोरेंसिक डॉक्टर को पोस्टमार्टम करना होगा। पुलिसकर्मी सारा से बात करते हैं, जिसे यकीन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? माफ करना, मैं यहाँ नहीं थी, तो मुझे सब कुछ बता दो। कोई बात नहीं, रुको। हम दोनों एक साथ पजल बना रहे थे, हम दोनों मिलकर कुछ आर्ट वर्क भी कर रहे थे। तुम दोनों पजल बना रहे थे? हाँ, हमारे पास एक पजल है जिसे हमने वहाँ शुरू किया था। ठीक है। हम लोग आर्ट कर रहे हैं, दीवार से चीजें उतारकर नई आर्ट बना रहे हैं, वहाँ लगाकर एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं, लेकिन हम पी भी रहे हैं। कल रात हमने 1 बॉटल वाइन पी थी। ठीक है, तो हमने छुपन छुपाई खेलने का सोचा। सही है? ठीक है। तो वो सूटकेस में घुस जाता है। ठीक है। ये आदमी कौन है? वो मेरे एक्स हस्बैंड है, मेरे पूर्व पति। वो यहाँ तुम्हारे साथ कैसे रहता था ब्लो? नहीं, मैंने उसे बुलाया था। ठीक
ठीक है मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ठीक है, फिर वो यहाँ आ गया। यहाँ चलो अकेले में बात करते हैं, ठीक है? मैंने तुम्हें बुलाया था। मैंने तुम्हें एक ग्राफिक्स देने की कोशिश की थी। समस्या ये है कि मैं सो गई थी। मैं सो गई थी। तुमने CPR कब किया था? आज सुबह जब मैंने उसे पाया। तुमने कॉल करने से पहले? हाँ, अभी 1 बजे हैं। मैंने कोशिश की, मैं जाग रही थी, लेकिन असल में करीब 12:30 बजे बिस्तर से उठी, फिर नीचे आ गई और सोच रही थी धत वो अभी भी सूटकेस में है। तभी मैंने उसे पाया और मैंने उसे बाहर निकाला। मैंने CPR देने की कोशिश की, फिर मैंने उसे कॉल किया और फिर मैंने आप लोगों को कॉल किया। क्या वो फायर डिपार्टमेंट से पहले पहुंचे? कौन, आपके पति या पूर्व पति? हाँ। आप कहाँ रहती थी? बस यहीं इसी सड़क पर, थोड़ा आगे। ठीक है, तो आप खेल रही थी और वहाँ नहीं गई, मैं गई थी। लेकिन फिर मैं सो गई थी। ठीक है, ठीक है, आप ठीक है, मैं यहाँ नहीं थी, बस ये जानना चाहती थी कि क्या हुआ था। मैं सो गई थी, मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ था, दम घुटना, एन्यूरिज्म, हार्ट अटैक या कुछ और। उनकी मेडिकल समस्याएं क्या थी? मुझे तो कोई भी नहीं पता। आपको कुछ नहीं पता? मुझे भी नहीं पता। नहीं, हमारे पास बस एक बॉटल वाइन थी, सच में सिर्फ एक बॉटल वाइन। ठीक है, हम पजल और आर्ट वर्क कर रहे थे, फिर हमने छुपन छुपाई खेलने का फैसला किया। बस इतना ही हुआ था। 911 पर कॉल से पहले आपने कितनी देर CPR किया? आपने सुबह भर कोशिश की? जी हाँ, ठीक है। फिर मैंने उन्हें कॉल किया। शायद बिखर रही थी। यहाँ मुझे ये जगह भरने दो, ठीक है? कृपया मेरे डॉक्टर पेपर से शादी कर लो, मैं सच में बहुत परेशान हो रही हूँ। बस हमें एक पल दो, ठीक है? चलो चलते हैं। वो काउंटर पर है। घर से कुछ भी ले लो। ध्यान रखना, मैं चाहती हूँ कि तुम बैठ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम बेहोश हो जाओ। शायद ये सब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। शायद मेरे पास थोड़ा पानी है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी ला सकती हूँ, ठीक है? बस मैं चाहती हूँ कि तुम खड़ी मत रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम बेहोश हो जाओ। मुझे चाहिए कि तुम पानी ढूंढो। सारा सदमे में है। उसका पूर्व पति ब्रायन, जो बेटे के बारे में संपर्क करना चाहता था, अब यहाँ है और पुलिस अधिकारियों से बात करता है। मैंने 11:30 बजे कॉल शुरू की और हर आधे 1 घंटे में करता रहा। आखिरकार मेरा उससे संपर्क हो गया। 12:49 बजे उसने मुझे बताया कि क्या हो रहा है और पूछा कि क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ, इसलिए मैं आ गया। उसने फोन उठाया 12:45 बजे। हाँ ठीक है, 12:49 बजे 12:49 बजे यहाँ आया। उसे बताया कि उसे 911 पर कॉल करनी चाहिए, किसी को यहाँ बुलाना चाहिए। फिर उसने कहा कि उसे बाहर जाकर ड्रिंक लेना और सिगरेट पीनी है। मैं घर से बाहर चला गया क्योंकि मैंने नहीं किया। किसने कॉल किया? क्या आपने कॉल किया या उसने कॉल किया? मैंने कॉल किया था जब मैं आ रहा था, तो उसने मुझे वापस कॉल किया ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं आ रहा हूँ। मैंने उसे कॉल किया था। तो उसने कॉल किया और तुम आ गए? मैंने उसे सबसे पहले कॉल किया था। ठीक है। पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वो गड़बड़ कर पाएगी। सब कुछ किसी न किसी तरह चल रहा है। मैंने अपनी चीज़ें समेटी, पपी को उसके क्रेट में डाल दिया। जब मैं यहाँ आने के लिए गाड़ी चलाना शुरू कर रहा था, तभी उसने मुझे कॉल किया यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं आ रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ आ गया। क्या तुम अंदर गई और देखा? मैं अंदर सामने चला गया। मुझे छोटे टाइल वाले हिस्से की ज़रूरत नहीं थी। आओ इस तरफ कदम बढ़ाओ। मैंने टांगे खरीदी। हाँ, मैं वहाँ उसके पास नहीं रहना चाहता था, तो मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ। सिर्फ घटनास्थल के लिहाज से मैं जानना चाहती हूँ कि अगर मुझे तुम्हारे पैरों के निशान मिले तो वो इसलिए होंगे क्योंकि तुम घर में बस इतनी दूर तक गए थे। तो क्या तुम सच में सिर्फ दहलीज तक ही पहुँचे थे? मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कालीन तक पहुंचा था। मुझे लगता है मैं बस वहीं तक गया था। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। हाँ, बिल्कुल आयरा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे आगे बढ़ा। आप गए थे, ठीक है? मैंने दरवाजे का हैंडल छू लिया। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ और छुआ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो वाकई मायने रखता है या नहीं। ठीक है, ये मुख्य बातें हैं। हम सब अच्छे से संभाल लेंगे, कुछ कॉल करेंगे और आगे देखेंगे। अगर कोई मेडिकल समस्या हो तो बताइए। नहीं, मुझे नहीं लगता। ठीक है, लेकिन आप उनसे पहले मिल चुकी हैं। मैं उनसे पहले मिल चुका हूँ। हाँ ठीक है। उन दोनों का काफी लंबा इतिहास रहा है। ओह सच में? ओह, आप लोगों को यहाँ उन दोनों के मामले में कई बार बुलाया गया है। हाँ। वो उसके खिलाफ करीब 5 बार खेल चुका है। सच में? मैं उन्हें नहीं जानती और यहाँ कभी नहीं आई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अभी पैरोल पे है, इसी वजह से। उसने उसके साथ घरेलू हिंसा की थी। हाँ ठीक है। हाँ, पिछली बार उसे फिर मुकदमा चला था, ऐसा ही। उसे घरेलू हिंसा की क्लास लेनी पड़ी थी,
जो वो पैरोल ऑफिसर के साथ कर रहा था। ऐसी ही चीजें, लेकिन मेरा मतलब है हर बार जब उसे गिरफ्तार करना पड़ता था, अगले ही दिन वो उसे जमानत दिलाने की कोशिश कर रही होती थी। सारा कहती है जब वो सोने गई जॉर्ज जिंदा था। मुझे फिर बताओ, कल रात तुम खेल रहे थे और वाइन की एक बोतल पी रहे थे। पजल्स और आर्टवर्क कर रहे थे। पजल्स, आर्टवर्क। एक बॉटल वाइन पी थी और फिर छुपन छुपाई खेलने का फैसला किया। तो उसने, वो किस समय की बात है? क्या आपको याद है? मेरा मतलब है शायद मैं 12:30 बजे बिस्तर पर थी। मैं कम से कम ऊपर गई थी और मैं सो गई थी, ठीक है। मैं भूल गई थी कि वो अंदर छुपन छुपाई खेल रहा था। हाँ, कभी आपने उसे सूटकेस में डाला था? नहीं। वो खुद सूटकेस में चला गया, तो उसे लगा कि सूटकेस में जाना मजेदार होगा, तो मैंने सोचा ठीक है, मैं भी मजाक करूंगी, तो मैं जिप कर दूंगी और तुम्हें थोड़ा परेशान करूंगी, जो भी हो। लेकिन फिर मैं सो गई। सूटकेस वहीं था जहां मैं थी, ठीक नीचे। आपने उसे उसमें जिप कर दिया था, सोचा था मजेदार होगा, और था भी। हम दोनों इस पे हंसे और मैं सो गई। आप कहाँ सो गई थी? ऊपर, आपके बेडरूम में। हाँ ठीक है। बिल्कुल भूल गई थी कि वो अभी भी सूटकेस में था। ठीक है। और फिर आप वापस नीचे आई? आज सुबह या आज दोपहर? हाँ, जब मैं नीचे आई करीब 12:30 बजे। मैं जाग रही थी लेकिन भूल गई थी कि वो सूटकेस में था। वो आपको बता सकता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं या हम दोनों ने की हैं और नौकरियां की हैं। हाँ, उसने मुझे बताया था। जिंदगी सारी अच्छी बातें। तो मैंने तुरंत ही उसे CPR देना शुरू कर दिया। हाँ, आज सुबह CPR शुरू करने के बारे में नहीं। वो दोपहर थी, मैं जाग रही थी, लेकिन फिर आखिरकार मैंने करीब 12:30 बजे नीचे आने का फैसला किया, जो भी समय था। और मुझे एहसास हुआ कि मैं भूल गई थी कि वो सूटकेस में था और वो हिल नहीं रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैंने उसका जिप खोला, उसे बाहर निकाला और उसे CPR देना शुरू किया। वो यहाँ आ रहा था। जब वो यहाँ पहुँचा तो मैंने आपको कॉल किया। जैसे ही वो यहाँ पहुंचे, आपके पापा, हाँ ठीक है, हवा बाहर आ रही थी और वे गड़गड़ा रहे थे। मैं बस उन्हें देखकर ही समझ सकती थी कि आपको CPR करना आता था। क्या आप खुद कर रही थी? हाँ। ठीक है। और फिर जो व्यक्ति मेरे साथ फोन पे था, मैंने उसके साथ गिनती भी की जब मैं कर रही थी। और उन्हें कोई मेडिकल समस्या नहीं है, वो कोई दवा भी नहीं लेते। मुझे नहीं पता, मेडिकल के हिसाब से भी नहीं। मुझे पता है कि वो दवा नहीं लेते। जैसे मैंने कहा, मुझे नहीं पता इसमें शराब का कोई रोल था या नहीं, लेकिन हमारे पास वाइन की एक बोतल थी। ठीक है। सारा जानती है कि ये सब बुरा लग रहा है और उसे चिंता है कि जॉर्ज का परिवार कैसे प्रतिक्रिया देगा। मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम ये जानो, मुझे डर लग रहा है। उसका परिवार कभी मुझे पसंद नहीं किया। वे मुझे नीली आंखों वाली गोरी शैतान कहते हैं। तो उन्होंने मुझे कभी पसंद नहीं किया, उन्होंने मुझे कभी अपनाया नहीं, उन्होंने मुझे कभी उस तरह से स्वीकार नहीं किया। क्या आपने उनमें से किसी को फोन किया है? हमने कल उनकी बेटियों से बात की। नहीं, मेरा मतलब इस बारे में है। ओह नहीं, ठीक है। ये है। तो किसी को पता नहीं चलेगा जब तक हम सूचना ना दें। क्या वे यहीं रहते हैं? हाँ, वे इसी सड़क पर आगे रहते हैं। वे मुझे मार डालेंगे, उसके बच्चे मुझे मार डालेंगे। वे मुझे बताने वाले हैं। ये जानबूझकर नहीं हुआ था। वे इसे न तो समझेंगे न ही स्वीकार करेंगे। हम पूरी तरह से जांच करेंगे और हम कार्रवाई करेंगे। हम निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि जब हम जाएं तो आपको डर महसूस न हो। ठीक है। जांचकर्ताओं ने देखा कि सबूत सारा की कहानी से नहीं मिलते। जॉर्ज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर सारा को काफी कुछ समझाना पड़ता है। वो पुलिस के साथ औपचारिक पूछताछ के लिए बैठने के लिए तैयार हो जाती है। हमें डॉक्टर द्वारा बताया गया कि उसे कुछ चोटें आई हैं। तो मैं सोचती हूँ तो उसकी पीठ पे खरोच के निशान हैं। मुझे पता है वो किससे हुआ है, ठीक है, और इसे नील कहते हैं। क्या तुम्हें पता है नील क्या होता है? मतलब जब कोई मारता है और उससे निशान पड़ जाता है तो नीला पड़ जाता है। जैसे किसी ने आपको मारा या कुछ ऐसा हुआ, इसे नील कहते हैं। तो उसके बाएं कंधे पर कुछ चोटें आई थी। उसके होठ के पास एक कट था। हम देख सकते थे कि उसका मुंह थोड़ा सा। मैंने उस पर हाथ में ही उठाया। ठीक है। वो मेरे बेटे की साइकिल से गिर गया था, ठीक है, तो मुझे नहीं पता। और वो दीवार या हॉल में रखे कपड़े टांगने वाले स्टैंड से अक्सर टकरा जाता है, इसीलिए। ठीक है, खरोचों का क्या? क्योंकि इसमें सेक्स भी है। हाँ। ठीक है,
क्योंकि उसकी गर्दन जी पीछे भी एक खरोंच है। जैसे वो जा रही हो, लेकिन वो सीधी सी जा रही है। मुझे नहीं पता वो किससे है। और ये सब हाल ही में हुए हैं, मतलब ये अभी अभी हुए हैं। ये ऐसा नहीं है जो बाद में हुआ हो या 1 हफ्ता पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हुआ हो। ये निश्चित रूप से उसी रात हुए थे जब वो था, आप जानती हैं, उसके होने से ठीक पहले। पूरी ईमानदारी से कहूँ तो, पूरी ईमानदारी से, हमने इसमें गहराई से नहीं गए हैं। ठीक है। मुझे लगा था आप मुझसे वही पूछेंगे जिसके बारे में मैं ईमानदारी से बात करती। अभी मैंने अपने घोड़े की पीठ खुजलाई है। बाकी सब चीजों के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो क्या है। पता ही नहीं है कि वो क्या है। फिर भी मेरा बेटा भी घर पे आया हुआ था, तो आपका बेटा वहाँ कब था और आखिरी बार कब आया था? ओ भगवान, मेरी समझ में वो वहाँ मंगलवार को था। मुझे नहीं पता वो मंगलवार था या नहीं। हाँ, वो पिछले हफ्ते वहाँ था। ठीक है, हम रविवार की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ रविवार को जो हुआ उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, चोटें उसी समय अवधि के भीतर हुई थी। तो आप परसों की बात कर रहे हैं? रविवार से सोमवार तक। आपने हमें कल 1 बजे कॉल किया था, लेकिन जिस घटना की आप लोग बात कर रहे थे वो उससे पिछली रात की है, जब आप लोग पेंटिंग वगैरह कर रहे थे। सही है। हम रविवार की बात कर रहे हैं। और फिर पूरी तरह से उलझन में क्यों थी? क्योंकि हमने पीछे के बरामदे में बैठकर वाइन पी, कुछ सिगरेट पी और अच्छा समय बिताया। फिर अंदर जाकर सचमुच पेंटिंग की, पहेलियां हल की, खेला और संगीत सुना। इसीलिए कोई भी परेशान नहीं हुआ। यही बात मुझे हैरान कर देती है। जैसे मुझे समझ नहीं आता, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है किसी ने किसी को छुआ तक नहीं। उसके पास भी था, जैसे उसके माथे के बाईं तरफ असल में नील पड़े थे और उसके सिर और खोपड़ी पे मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, जैसे कुछ ने उसे मारा हो। मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि मैंने उसे छुआ ही नहीं है। मैंने उसे छुआ ही नहीं है। सारा जांच में पूरी तरह से सहयोग करती है। वो डीएनए नमूने देने के लिए भी तैयार हो जाती है और यहाँ तक कि अपना फोन भी सौंप देती है। लेकिन जांचकर्ताओं को उसकी फोटो लाइब्रेरी में जो मिलता है वो हैरान कर देता है। सारा ने सूटकेस के अंदर पूरी तरह जिप किए हुए जॉर्ज का सिर्फ एक ही वीडियो नहीं बनाया था। जांचकर्ताओं को 2 अलग-अलग रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है उसके लिए, जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है उसके लिए, तुम जॉर्ज उसे बाहर निकालने की भीख मांगता है। सारा उसे चिढ़ाती है, फिर उसकी आवाज धीमी हो जाती है। मूर्ख। ये मेरा नाम है, चिंता मत करो। सारा, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ जानू। सारा, क्या हो? हाँ, यही होता है जब तुम मेरा गला दबाती हो। सारा, सारा, सारो, सारा, मुझे सांस नहीं आ रही जानू। ये तुम्हारी वजह से है। सारा, मुझे नहीं हो रहा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सारा, कुछ के आसपास असली। शायद इसके लिए तालियां बजानी चाहिए अतिरिक्त। इसे पाना अच्छा है। सारा, वास्तविक आसपास। सारा, सारो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ जानो। जब तुम मुझे धोखा देते हो मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम हाँ। सबूतों का सामना होने पर लगता है सारा समझती है कि ये कितना बुरा दिख रहा है। मेरा इरादा ऐसा होने का नहीं था। मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है। मैंने इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरा जी मिचला रहा है, खासकर उस बात को लेकर। मुझे लगा मैं रात सो नहीं पाऊंगी। मुझे नहीं पता। खैर, बात ये है
आपने कल रात कहा था कि आपको सब याद है। आपने बताया कि वो हंस रहा था, आप भी हंसी थीं। आपने उसे सूटकेस में रखा था। उसकी 2 उंगलियां बाहर थीं और आप सोने चली नहीं। अब हम कुछ और देख रहे हैं। इसमें साफ दिखता है कि आप परेशान हैं और फिर से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं जब वो अपनी जान की भीख मांग रहा है कि सूटकेस से बाहर निकालो। तो हम मान रहे हैं। हम ऐसा नहीं मान रहे हैं। तो बस ऐसा हुआ कि जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी या जो भी कर रही थी उसमें वो चीज नहीं थी। वीडियोस में भी कोई छेद नजर नहीं आता। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है जहां जिपर अलग हो और आप कोई छेद देख सकें। अगर कोई छेद होता तो वह उस पर जोर डाल रहा होता और आपसे उसे बाहर निकालने की गुहार लगा रहा होता। हमें शायद वो छेद देखना चाहिए। आखिरकार वो बाहर निकलने में सक्षम हो जाता। शराब आप जो हमें बता रही हैं उसके आधार पर उसे बाहर निकल पाने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन वीडियो में दिखाया गया है कि वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, बाहर निकलने की गुहार लगा रहा है और वो निकल नहीं पा रहा। हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आपने ज्यादा पी लिया था, आपने उसे पूरी तरह जिप बंद कर दिया था, फिर आप जानती हैं। मैंने उसकी जिप पूरी तरह बंद नहीं की थी। ठीक है, मैंने उसका जी में ना। ये भयानक है ना? भयानक। ये बहुत भयानक है, भयानक। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी इस वजह से ठीक हो पाऊंगी। अपनी जिंदगी में जो भी बाकी चीजें हैं उनसे भी मुझे खुद ही निपटना पड़ता है। और फिर ये जिसे मैं प्यार करती थी, ये जानबूझ के नहीं हुआ था। मैं बाइबल पे हाथ रखकर कह सकती हूँ ये जानबूझकर नहीं था। मैं ये ना उसके साथ करूंगी ना किसी और के साथ। लेकिन जांचकर्ता संतुष्ट नहीं है। वो इतनी मासूम नहीं है जितना दिखा रही है। तुम कैसे कह सकती हो कि तुम जानबूझकर बिस्तर पर नहीं गई? तुमने कहा था कि तुम ऊपर गई और बिस्तर पर लेट गई। ये तो जानबूझकर बिस्तर पर जाना ही हुआ। उसका इंतजार कर रही थी। वो नहीं आता, पर तुम नीचे उसकी खबर नहीं लेती। तो मुझे नींद आ जाती है जब मैं ऐसा कहती हूँ। आमतौर पर जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो क्या करते हैं? आपका क्या मतलब है? बिस्तर किस लिए होता है? सोने के लिए। सही है। तो तुम बिस्तर पर जाती हो। जाहिर है आप भी समझ सकते हैं। ठीक है। तुम बार बार कहते रहे मैं नशे में नहीं था, मैं ऐसा नहीं था। नशे में होना और मदहोश होना, जो हाँ आप कह सकते हैं मैंने शराब पी थी। अगर आप नशे में नहीं थे तो किसी को सूटकेस में क्यों छोड़ते जो बाहर निकलने की भीख मांग रहा था और कह रहा था कि उसे सांस नहीं आ रही? अगर मैं नशे में नहीं होती या शराब नहीं पी होती तो भी आपको लगता है यही होता? चलो अंदर जाओ, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने उसे नहीं मारा। आपने उसे वहाँ सबक सिखाने के लिए छोड़ दिया था। मेरा इरादा उसे वहाँ छोड़ने का नहीं था। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप वहाँ से चले गए तो कैसे ना माने कि आपने जानबूझकर छोड़ा? मैंने छेद देखा था, इसलिए मुझे पता था वो वहाँ है। वो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर वो नहीं निकलता। लेकिन तुम जाके उसकी खबर नहीं लेती। तुम कहती हो 30 मिनट ऊपर रहती हो, वो नहीं आता, फिर भी तुम नीचे जाके नहीं देखती। मैं बिस्तर पर हूँ। तुम तो हिल भी जाती हो। तुमने खुद माना है कि तुमने सूटकेस को भी हिलाया, जैसे इधर उधर किया। तुम उसे लुढ़का देती हो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मत करो। मैं नहीं चाहती थी कि वो उल्टा हो। कोई ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है। तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। तुमने उसे बाहर क्यों नहीं जाने दिया? ये एक साधारण सवाल है। सच कहूँ तो मेरा मतलब है, क्या हम उसे सजा दे रहे हैं? नहीं। अच्छा, यही आप वीडियो में कह रहे हैं। यही आपको मिला है। यही आप मुझे ऐसा महसूस कराते हैं। देखिए, और फिर सब कुछ मेरे ऊपर ही उल्टा पड़ गया, जैसे सब कुछ मेरे ऊपर ही उल्टा पड़ गया, और मैं इसकी गंभीरता को समझती हूँ। बस ये बहुत भयानक है, मुझे पता है। ठीक है, ये बहुत भयानक है। मैं आप दोनों को बता दूं, अब कभी शराब नहीं पीऊंगी। मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो। लेकिन चलिए वापस इसी पर आते हैं। वो बाहर निकलने की गुहार लगा रहा था, फिर भी उसे क्यों छोड़ा गया? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि, और फिर वही समय सीमा वाली बात है। आप लोग, मैं समय सीमा नहीं पूछ रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बैग के अंदर वो कह रहा था। मैं कर सकती हूँ, तुम कहती हो तुम तो जैसे जितनी देर वो वहां था, उन कुछ मिनटों तक, कम से कम 11। हाँ आगे बोलो। महसूस करने के लिए
11। न्यूनतम एक वीडियो। ठीक है, उन दोनों वीडियोस के बीच में। हाँ। तो क्या सवाल फिर से क्या है? जब वो जान की भीख मांग रहा है, सांस नहीं ले पा रहा, मुझे बाहर निकालो कह रहा है, और आप कहते हैं उसे बाहर क्यों नहीं निकालते? क्या साबित करना चाहते हैं? जब वो आपको बाहर निकालने को कह रहा था, तब आपके दिमाग में कुछ चल रहा था। तुम फिर वही कर रहे हो। ये वही लड़का है जो हमेशा झूठ बोलता है। ठीक है, पर खेल कहाँ खत्म होगा मुझे पता नहीं। क्या आपने कहा कि ये खेल है? जाहिर है, जैसे कि गलत तरीके से। तो वहाँ उसे छोड़ने का आपका मकसद क्या था? और ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं। देखो वो वहाँ है, रात में। यही हुआ था, बिल्कुल यही हुआ था। जानबूझकर। कैसे नहीं? तुम सोफे से उठे, सीढ़ियां चढ़े और अपने बिस्तर में जाकर लेट गए, सोचते हुए कि वो बाहर निकल जाएगा। वो नहीं निकला, और फिर भी तुम नीचे नहीं गए। और ये जो पूरा 30 मिनट वाली बात है जो आप लोग करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी हो, जितना मुझे पता है ये 10 मिनट भी हो सकता है। वो सांस नहीं ले पा रहा है। मुझे नहीं पता आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। सारा पर शिकंजा कसता जा रहा है। सबूतों की जांच के बाद जांचकर्ताओं के पास विकल्प नहीं बचता। ठीक है, एक काम करो, खड़े हो जाओ, घूम जाओ, दीवार की तरफ मुंह करो, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। क्या तुम्हारी जेब में कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए? नहीं। ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जॉर्ज मर चुका है। जानबूझ के नहीं। हम इसे समझते हैं। वो अभी मर चुकी है। तो कोई रयान को कॉल करने वाला नहीं है, कृपया। क्या मैं कॉल नहीं कर सकती? जब हम आपको जेल ले जाएंगे तब आप फोन कॉल कर पाएंगी। तो ये एक चाल थी। मुझे धोखा दिया गया था। मैं यहाँ आया था, तुमसे कुछ बातें समझने के लिए आया था। और तुम्हें तुम्हारे अधिकार बताए गए थे। तुम्हारा हर सवाल का जवाब था। मूल रूप से मैंने ये नहीं किया। जानबूझकर। ठीक है, बस इतना ही। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास है। सारा को गिरफ्तार कर सेकंड डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया, जिससे फ्लोरिडा में उम्र कैद हो सकती है। वो क्यों जारी रखने वाली? वो दोषी न होने की दलील देती है और उसका मामला दुनिया भर की सुर्खियों में आ जाता है। सूटकेस में बंद जॉर्ज के जो वीडियो उसने रिकॉर्ड किए थे, वायरल होने पर उसे सूटकेस किलर कहा जाने लगता है और मामला जूरी के सामने आने में सालों लगते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि सारा किसी वकील को टिका कर नहीं रख पाती। कुछ वकील आपसी मतभेदों के कारण केस से हट जाते हैं, बाकी वकील हितों के टकराव की वजह से केस छोड़ देते हैं। सितंबर 2023 की सुनवाई में बचाव पक्ष के लिए अदालत द्वारा नियुक्त वकील फ्रैंक बैंकोविट्ज, जो उसके छठे वकील थे, जज से कहते हैं कि वो सारा की जुबानी बदसलूकी से थक गए हैं। जज साहब, आपके पास जो चिट्ठियां आ रही हैं, इस केस में मेरी सेवाओं की जो बुराई की जा रही है, मैं उनका सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। वो मुझ पर भरोसा नहीं करती। वो मुझे, मेरा ख्याल है, निकम्मा और मस्खरा कहती है, बार बार और बार बार। और किसी को भी इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां सहन नहीं करनी चाहिए और फिर भी किसी का सही तरीके से प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, खासकर एक मर्डर केस में। जज सारा को डांटते हैं, उसके पास विकल्प बहुत कम बचे हैं। लेकिन एक बात है जिसके बारे में मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। अगर ये समस्या किसी और अदालत द्वारा नियुक्त वकील के साथ भी होती है तो मैं कथित विवादों को और करीब से देखूंगा। आपको अदालत द्वारा वकील पाने का अधिकार है। मुकदमे की रक्षा में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से आरोपी के अपने होते हैं, जैसे कि वे मुकदमे में जाएं या नहीं, या वे गवाही दें या नहीं। लेकिन एक मामले में कई फैसले ऐसे होते हैं जो वकील लेता है, और भले ही आपको अपने वकील से सलाह लेने और चर्चा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वे अपने आप आपकी हर बात नहीं मान लेते। वे अपने पेशेवर अनुभव और समझ का इस्तेमाल करते हैं, सबूतों को देखते हैं, कानून को देखते हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन सारा की प्रतिनिधित्व से जुड़ी परेशानी 1 साल से भी ज्यादा समय तक चलती रहती है, इसलिए वो अब खुद ही मामले को अपने हाथ में लेना शुरू कर देती है। वो खासतौर पर जज माइकल क्रैनिक को, जो उसके मर्डर केस की निगरानी कर रहे नए जज हैं, कई लंबी चिट्ठियां लिखती हैं।
7 जून 2024 की एक 58 पन्नों की हस्तलिखित चिट्ठी में सारा बून लगातार इस बात की शिकायत करती है कि न्याय व्यवस्था उसके साथ किस तरह से गलत व्यवहार कर रही है। मैं अपने संवैधानिक अधिकार क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकती? क्या सिर्फ मैं ही उल्लंघनों की परवाह करती हूँ? मुझे जमानत और मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों नहीं मिल सकती? मुझे अपनी सारी डिजिटल सबूत और केस से जुड़े साझा दस्तावेज क्यों नहीं मिल सकती? मेरे सारे कागजात, नोट्स, चिट्ठियां, तस्वीरें, मेरी हर चीज जो मेरे पुराने वकीलों के पास थी, मुझे क्यों नहीं लौटाई जा रही हैं? मैं अपने जांचकर्ता से बात क्यों नहीं कर सकती? मुझे अपनी गवाहों की सूची क्यों नहीं मिल सकती? मुझे निष्पक्ष कानूनी तरीके से क्यों नहीं ट्रीट किया जा रहा और न्याय व्यवस्था से सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही? सारा लिखती हैं कि उनकी 8वीं अदालत द्वारा नियुक्त बचाव पक्ष की वकील पैट्रिशिया कैशमैन पर्याप्त काम नहीं कर रही। वो पूछते हैं, मेरी वकील ईमानदार जवाब क्यों नहीं देती? मेरी वकील मुझे वो सब कुछ क्यों नहीं दिखा सकती जो वो कहती हैं कि उनके पास है, और मेरे केस के लिए समीक्षा पूरी क्यों नहीं कर सकती, बल्कि जब मैं बार बार मांगती हूँ तो मुझसे छुपा लेती हैं। मेरी वकील मुझे मेरे केस से जुड़ी किसी भी चीज तक पहुंच क्यों नहीं दे सकती जिसकी मैं मांग करती हूं। एक पेज में सारा स्वीकार करती है कि वो अपनी वकील के साथ मीटिंग से बाहर चली गईं क्योंकि उनके अनुसार वकील का व्यवहार अनुचित, बिना जानकारी वाला, गैर पेशेवर और घमंडी था। सारा कहती है कि समस्या कुछ और है। जज को पत्र भेजने के 4 दिन बाद पैट्रिशिया कैशमैन सारा की वकील के पद से हटने की याचिका दायर करती हैं। इस समय तक सारा की ट्रायल की तारीख करीब थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो कुछ चौंकाने वाला करती हैं। जुलाई 2024 में सारा कोर्ट द्वारा नियुक्त डिफेंस अटॉर्नी का अधिकार छोड़ती हैं, जिससे अब उन्हें या तो अपने पैसे से वकील रखना या खुद पैरवी करनी होगी। सारा प्रो से खुद अपनी वकील बनने का फैसला करती हैं। ट्रायल में खुद की पैरवी करना आसान नहीं, खासकर जब आप लाइसेंस शुदा वकील ना हो। तो एक और वकील की तलाश में सारा एक वकील की तलाश का विज्ञापन लिखती हैं। विज्ञापन में लिखा है, कैदी वकील की तलाश में है, एक फलदायी चुनौती की खोज में है। क्या आप राष्ट्रीय टीवी पर क्लोजअप के लिए तैयार हैं? क्या आप कीम के पक्ष में जोश रखते हैं? अपनी रचनात्मकता, विशेषज्ञता और आत्मविश्वास के साथ दुनिया को दिखाइए कि आप कौन हैं। सारा के पास अपने वकील में चाही गई खूबियों की सूची है, जैसे कि भरोसेमंद होना, ईमानदार होना, जुनून से प्रेरित होना, खुले विचारों वाला होना, असाधारण होना, समस्या सुलझाने की क्षमता होना, हर समय क्लाइंट को शामिल करना, टीम भावना, सहयोग, सुनने, संवाद करने और समझने में अत्यधिक दक्षता, सफलता के लिए समर्पण, विजेता सोच रखना, क्लाइंट और केस में विश्वास बनाए रखना, अलग तरह से सोचने की क्षमता और हर परिस्थिति को पार करने की योग्यता। वह विज्ञापन इस अवसर को महान बताकर समाप्त करती है और लिखती है, शोषितों में निवेश करें, विश्वास करें। विज्ञापन का कोई जवाब नहीं आता, लेकिन समय बीत रहा है और उसकी सुनवाई करीब है। और अगस्त 2024 में वो फिर से अपनी ओर से एक डिफेंस मोशन दाखिल करती है, जिसमें जज से उसका केस खारिज करने का अनुरोध करती है। सारा ने कहा है कि उसके त्वरित सुनवाई के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। उसने लिखा, फ्लोरिडा राज्य ने आवश्यकताएं नहीं पूरी की और देरी का कोई उचित कारण नहीं बताया। अनइफेक्टिव, शायद वह इनइफेक्टिव कहना चाहती थी। राज्य द्वारा नियुक्त कमजोर वकीलों को ये अनुरोध पहले करना चाहिए था, जिससे तथ्य साबित होता। जज उसकी याचिका खारिज करते हैं, लेकिन उसे कुछ जीत भी मिलती हैं। मुझे लगता है कि यह अनुचित है कि आप सबसे पहले चाहते हैं कि मैं खुद अपनी पैरवी करूं, और फिर दूसरी बात, आप चाहते हैं कि मैं खुद अपनी पैरवी करूं। हाथों में हथकड़ी लगे होने के बावजूद दूसरों की तरह ठीक से और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए बस इतना ही कि मैं नोट्स लिख सकूं। कभी ना कभी मुझे लगता है कि अदालत में ऐसी चीजें लाऊंगी जिन्हें निकालना, खोलना या आगे बढ़ाना पड़ेगा। शरीर की सामान्य क्रियाएं वैसे ही जैसे अदालत में किसी और को होती हैं, ताकि मैं भी वही कर सकूं और निष्पक्ष और उचित तरीके से काम कर सकूं। मुझे नहीं पता कि यह कानूनी सलाह है या नहीं, लेकिन एक मुकदमे में क्या आप मुझे बता सकती हैं, क्या हमारे अभियुक्त बेड़ियों में होते हैं? या फिर ये ऐसी बात है जिसके बारे में मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें बेड़ियां भी नहीं पहनाई जाती। आमतौर पर मैडम, अभियुक्तों के पैरों में बेड़ियां होती हैं, जैसा कि डिप्टी पहले ही पहचान चुके हैं। डिप्टी लो और ब्लॉटर ने पहचान की है। उनके ऊपर कपड़ा लपेटा जाता है ताकि वे दब जाएं, ताकि वे खनकें या आवाज ना करें। अगर बचाव पक्ष के वकील की मेज पर प्राइवेसी पैनल्स हैं, तो जूरी उन्हें देख नहीं पाएगी। उनके हाथ खुले होते हैं, लेकिन पैरों में बेड़ियां लगी होती हैं। धन्यवाद। हाँ, मैं चाहूँगी कि मेरी हथकड़ियाँ खोल दी जाएं, ताकि मैं आसानी से नोट्स ले सकूं और बराबरी से काम कर सकूं, खासकर सुनवाई के दौरान और आगे भी, क्योंकि भविष्य में कई सुनवाइयाँ हैं।
और फिर जब मुकदमा शुरू होगा, चाहे वो मुकदमा हो या सुनवाई, ये हथकड़ी खोलने का विकल्प, मैं बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही हूँ और जैसे ही संभव हो उसे लागू करना चाहूँगी। जो भी करना पड़े और जैसे भी करना पड़े, बस कम से कम ये हथकड़ियाँ हट जाएं। जल्द ही सारा को पता चलता है कि फ्लोरिडा के डिफेंस अटॉर्नी जेम्स ओवेंस उसकी पैरवी करेंगे, लेकिन तैयारी का समय बहुत कम है। जज ने डिफेंस की स्थगन की अर्जी खारिज की। अब मर्डर ट्रायल कुछ हफ्ते दूर है। सितंबर 2024 की सुनवाई में सारा के वकील ने सब बातें रखी। पहली बार जनता को डिफेंस की ट्रायल स्ट्रैटेजी दिखेगी, प्रताड़ित जीवन साथी सिंड्रोम। उन्होंने इस केस में पीड़िता पर ही मुकदमा चला दिया। जॉर्ज टोरेस कम से कम 3 बार, मुझे लगता है कि ये 4 या 5 बार हुआ है। लेकिन उन्होंने एक फाइल खोली, उन्होंने इस काउंटी में उस पर मारपीट का मुकदमा चलाया और सारा बून से दूर रहने से जुड़ी जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए भी। लेकिन सारा बून के साथ मारपीट का मामला, वे अगर कोई था तो अच्छी तरह से जानते थे कि मिस्टर टोरेस मेरे मुवक्किल को बार बार पीटते थे। इसके अलावा मेरे क्लाइंट ने पूछताछ में ये बात कही थी, जो मुझे पता है कि अदालत ने नहीं देखी है। कृपया वीडियो टेप देखें, कृपया मेरा फोन देखें, कृपया वीडियो टेप देखें, कृपया तस्वीरें देखें। मुझे फोन चाहिए ताकि दिखा सकूं कि वो मेरी ओर आता है। इसे नजरअंदाज कर दिया गया। उनके पास सबूत थे और वे पहले हुए अत्याचारों के बारे में जानते थे। सारा बून ने मिस्टर टोरेस से जो भी अत्याचार सहे थे वे जानते थे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की जज साहब, मैंने इसे दायर कर दिया था। मैंने दायर किया, मुझे लगा कि मुझे एक विशेषज्ञ की जरूरत है। मैंने सामान्य शब्दों में समझाया कि मिस्टर टोरेस ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से बार बार प्रताड़ित किया, जो इस घटना का कारण बना। अभियोजन विरोध करता है, लेकिन जज बचाव पक्ष को तर्क करने देते हैं। अक्टूबर 2024 तक समय खत्म हो जाता है। जॉर्ज की मौत के 4 साल बाद सारा के हाई प्रोफाइल मर्डर केस में जूरी चुनने की प्रक्रिया शुरू हुआ, जो घटकर 8 महिलाओं और 6 पुरुषों तक रह गया। सिर्फ 6 लोग सारा बून के भाग्य का फैसला करेंगे। भरे हुए फ्लोरिडा कोर्टरूम में शुरुआती बयान दिए जाते हैं। मिस्टर टोरेस के भाई के साथ एक बातचीत होती है और फिर कोई नहीं जानता कि जब ये टेक्स्ट मैसेज भेजे गए थे उस समय इन फोन का इस्तेमाल कौन कर रहा था, जैसा कि आप इन रिकॉर्ड्स में देखने वाले हैं। लेकिन ये संकेत मिलता है कि मिस्टर टोरेस के भाइयों में से एक और मिस बूने के उस फोन के मालिक के बीच बातचीत हुई थी जो लिया गया था। भाई ने कहा, मेरी बेटी ने बताया तुमने क्या किया सारा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बेटियों, भांजियों, भतीजियों, भांजों या भतीजों के पास रहो। और ये क्रिसमस 2019 की बात है, ठीक इस घटना से 2 महीने पहले। वो या उस समय डिवाइस इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कहता है, उफ, तुम्हारे कथित डैड ने मेरे चेहरे पर मारा। अगला मैसेज है, छुपन छुपाई मैं जरूर करूंगी। वे 3 साल से ज्यादा समय तक साथ थे और इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी थी। कोई पार्टियां नहीं, हमारे पास तस्वीरें हैं। ऐसी घटनाएं हुई थी जहां पुलिस को बुलाया गया था, जिन्होंने तस्वीरें ली थी। तो आप सबूत देख पाएंगे और हमें विश्वास है कि अदालत आपको अंत में निर्देश देगी जब आप आत्मरक्षा पर विचार कर रहे होंगे, जिसे हम गैर घातक बल के न्याय संगत उपयोग या घातक बल के न्याय संगत उपयोग कहते हैं, कि आप विचार कर सकते हैं। पिछले कृत्य, हिंसा का इतिहास, पहले जो कठिनाइयां पक्षों के बीच थी, उन परिस्थितियों में जो उसे सामना करनी पड़ी जब उसने परिस्थितियों के अनुसार उचित बल का उपयोग करने का निर्णय लिया। हर आपराधिक मामले की तरह अभियोजन पक्ष पर प्रमाण का भार है। इस मामले में उन्हें मंशा साबित करनी है। क्या सारा ने जानबूझकर जॉर्ज को सूटकेस में छोड़ा था? अभियोजन के शुरुआती गवाहों ने सारा और जॉर्ज का रिश्ता बताया। जॉर्ज के भाई जुआन ने उनकी अंतिम बातचीत की गवाही दी। वो किस बारे में चिल्ला रही थी? कुछ गला घोटने के बारे में, या कैसे उसने उसका गला घोटा, मुझे सच में नहीं पता। बस इतना ही, यही था। ये बातचीत जो आपने की वो लगभग कितनी देर चली थी? मुझे लगा है ये करीब 10 मिनट।
बातचीत कैसे खत्म हुई? क्योंकि वो पीछे चिल्ला रही थी, बस वही था, बस इतना ही। क्या वो परेशान लग रही थी? वो परेशान लग रही थी। क्या उस बातचीत के बाद आपने अपने भाई से बात की? नहीं, वही मेरी उनसे आखिरी बातचीत थी। विंसेंट बटारिया जैसे पड़ोसियों ने जूरी को बताया कि जॉर्ज और सारा की लड़ाई हमेशा होती थी, लेकिन एक पल उन्हें खास याद है। क्या सारा बून कभी आपके पास आई थी उन बातों के बारे में जो आपने उनके अपार्टमेंट से आती सुनी थी? और क्या आपको याद है कितना पहले, उस तारीख से जब पुलिस ने फोन किया था कि यह घटना हुई है? कुछ महीने, शायद 4 या 5 महीने पहले। तो फरवरी 2020 से 4 या 5 महीने पहले। और जब वो उस दिन देर रात या सुबह के समय आपके पास आई तो उन्होंने आपसे क्या कहा? ज़्यादातर बस इतना ही कहा कि अगर मुझे पीछे की तरफ कुछ सुनाई दे, जैसे डॉडोवाज या कुछ भी, तो बस चुप रहूं, उसके बारे में किसी से कुछ ना कहूं, किसी से कुछ ना बोलूं। और मैंने बस कहा ठीक है। क्या उन्होंने हाथों से इशारा किया था? हाँ, जैसे कि उंगली होठों पर रखकर श्श जैसा इशारा किया, मतलब चुप रहो, किसी को मत बताओ, ऐसा कुछ। क्या आपको 23 फरवरी 2020 की शाम याद है? हाँ, मुझे याद है। और उस शाम के बारे में आपको क्या खास याद है? उस रात की जो बात मुझे सबसे ज़्यादा याद है, वो सच में बहुत तेज़ आवाज़ थी, इतनी तेज़ और ताकतवर कि उसने मेरी बेडरूम की दीवार को हिला दिया था। मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि मैं उस वक्त अपने बिस्तर पर बैठा था और अपनी उस समय की गर्लफ्रेंड के साथ फेस टाइम पे बात कर रहा था, और मैंने सच में दीवार को हिलते हुए महसूस किया, जिससे मेरी बातचीत बीच में ही रुक गई। उसने कंप्यूटर पर ही मुझसे पूछा ये क्या था। मैंने कहा मुझे भी जिज्ञासा है। क्या उस रात आपने उनके अपार्टमेंट से कोई चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी? उससे पहले हाँ, जैसे कि बस बहस जैसी बातें हो रही थी। आखिरी बात आपने क्या सुनी थी? आखिरी चीज़ जो मैंने सुनी थी वो तेज़ आवाज़ थी और थोड़ी बहुत हलचल, बस इतना ही था। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। अभियोजन पक्ष के लिए एक मुख्य गवाह कोई और नहीं बल्कि सारा के बहुत करीबी उसके पूर्व पति ब्रायन बून हैं। और जब आप सच में उससे संपर्क में आए तो उसने आपको फोन पर क्या बताया? कि जॉर्ज मर चुका है और पूछा कि क्या मैं वहां आ सकता हूं। क्या उसने बताया उसके साथ क्या हुआ? मुझे याद नहीं कि उसने फोन पर बताया था या वहां पहुंचने पर उसने कहा वे छुपन छुपाई खेल रहे थे और वो सो गई थी। आपने उसे क्या करने की सलाह दी? मैंने उसे कहा कि उसे 911 पर कॉल करनी चाहिए और मैं जैसे ही संभव हो सके वहां आ जाऊंगा। और ये आपकी पहली फोन कॉल पर है, यहाँ लगभग 12:30 बजे 24 फरवरी को। क्या उसने आपको फिर से कॉल किया जब आप उसके निवास स्थान की ओर जा रहे थे? हाँ, उसने किया था। उसने ये जानने के लिए कॉल किया था कि क्या मैं अभी भी आ रहा हूँ। और जब आप रास्ते में थे और आपने उससे बात की तो आपने उसे क्या सलाह दी, अगर कुछ दी थी? मैंने उसे बताया कि उसे 911 पर कॉल करनी चाहिए और मैंने कहा कि मैं रास्ते में हूँ लेकिन उसे वहाँ किसी को बुलाना चाहिए। बताइए, वहां पहुंचने पर उसने क्या कहा? कि मेरा मतलब है जॉर्ज मर चुके थे। और एक बार फिर मुझे याद नहीं है कि उसने मुझे तभी बताया था या उससे पहले कि वे छुपन छुपाई खेल रहे थे और वो सो गई थी। लेकिन उस समय मैंने उसे फिर से कहा कि उसे 911 पर कॉल करनी चाहिए ताकि कोई वहां आ सके। क्या उसने तब तक 911 कॉल कर लिया था? नहीं, उसने नहीं की थी। तो आपने उसे 3 बार 911 पर कॉल करने को कहा है। मुकदमे के तीसरे दिन मामला बचाव पक्ष के पास है। सभी को इंतजार था कि क्या सारा अपनी रक्षा में गवाही देगी। अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष समाप्त कर दिया है। अब बचाव पक्ष अपना मामला पेश करेगा।
मिस्टर कोविंस, आप अपना पहला दवा बुला सकते हैं। बचाव पक्ष सारा बून को बुलाएगा। मृदुभाषी सारा अपने जीवन, बचपन, ब्रायन और जॉर्ज से मिलने का विस्तार से वर्णन करती हैं। क्या आप जॉर्ज से प्यार करती थीं? मैं आज भी उनसे प्यार करती हूँ। आप उनसे क्यों प्यार करती थी? जॉर्ज बहुत जुनूनी थे। जॉर्ज एक बहुत सच्चे इंसान थे। अच्छे दिनों में जॉर्ज मेरे साथ अच्छे थे। जॉर्ज ने मेरी तारीफ की थी। जॉर्ज और मैं दो जिस्म एक जान थे। वो और मैं हमेशा यही कहते थे। मुझे नहीं लगता कि मेरा कभी किसी के साथ वैसा जुड़ाव रहा है जैसा जॉर्ज के साथ है। अब हम जानते हैं कि बचाव पक्ष का तर्क आत्मरक्षा है। सारा की गवाही के अनुसार कई बार शारीरिक हिंसा हुई थी। क्या ये चोटें जॉर्ज ने दी थी? हाँ। क्या आप दोनों तब शराब पी रहे थे? मुझे इस झगड़े की याद नहीं। जज साहब, मैं इस सबूत को पेश करना चाहता हूँ। ठीक है, जिसे पहले पी के रूप में चिन्हित किया गया था, उसे बिना किसी आपत्ति के डिफेंस एग्जिबिट 2 के रूप में सबूत में स्वीकार किया जाएगा। क्या वो चोटें आपके हाथ पर थी? क्या वे चोटें जॉर्ज टोरे ने पहुंचाई थी? और आप उसी घटना में हैं। क्या ये आप हैं? क्या ये आपकी पसलियों पर चोट या नील है, एरिक? क्या आपके हाथ में? हाँ। मैं आपको पहचान के लिए ये दिखाऊंगा। क्यों? क्या तुम उस फोटो को पहचानते हो? हाँ। क्या वो तुम्हारी जांग है? हाँ। ठीक है, क्या तुम्हें ये घटना याद है? हाँ। क्या आप जूरी को बता सकते हैं कि क्या हुआ था? मैं अपने कुत्तों को टहलाने और पिछवाड़े के पोर्च से उतरना चाहती थी। क्या आप लोग शराब पी रहे थे? हाँ। और वो नाराज था कि मैं वहां बैठकर पीती रहने की बजाय अपने कुत्तों को घुमाने जाना पसंद करती हूँ। तो उसने मेरी जांघ पर जितना जोर से हो सकता था थप्पड़ मारा और कहा कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। और ये मेरी जांघ पर जोरदार थप्पड़ था। क्या ये उस चोट का सही और सटीक चित्रण है जो जॉर्ज टोरेस के आपकी जांघ पर थप्पड़ मारने के कारण आपको लगी थी? हाँ। जब उनसे 23 फरवरी 2020 की रात के बारे में सवाल किया जाता है तो वो सालों पहले बताई गई कहानी से अलग कहानी बताती हैं। अब वो मानती हैं कि उन्होंने उन्हें सूटकेस में बंद किया था। हमें बताइए कि क्या हुआ था। मेरा मतलब है, मैंने बस उन्हें अंदर डालकर जिप कर दिया था। हमें ये मजाकिया लगा और हम मजाक कर रहे थे कि वो इतने छोटे हैं कि सूटकेस के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम बस इस पर हंस रहे थे और ये बस अजीब था कि वो इतना छोटा था कि उसमें फिट हो गया। और फिर मैंने, जब वो सूटकेस के अंदर था, सूटकेस को थोड़ा सा इधर उधर किया। फिर भी ये अब भी मज़ेदार था कि वो अभी भी सूटकेस में था। बस मुझे लगता है कि हम दोनों बस यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सूटकेस में फिट हो सकता है। क्या आपने आखिरकार ऊपर का ढक्कन बंद कर दिया था? हाँ, क्योंकि दरअसल ऊपर का ढक्कन पहले से ही बंद था। जब वह अंदर अपनी जगह बना रहा था, मुझे ऊपर का ढक्कन फड़फड़ाने से पता चला कि वह अंदर है। वो वहां छुपने घुसा और ऊपर ढक्कन खींच लिया। फिर भी समझ आ रहा था कि वो अंदर है। हाँ। आपने उसे तुरंत देख लिया? हाँ। ठीक है। तो क्या किसी समय आपने उसे अंदर करके सूटकेस की जिप बंद की थी? हाँ। जब आप उसे अंदर करके सूटकेस की जिप बंद कर रहे थे, वो क्या बोल या कर रहा था? मुझे बस ये मजाकिया लगा। ठीक है, आप दोनों हंसे थे। हाँ। और फिर आपने उसकी जिप बंद कर दी। क्या जब आपने उसकी जिप बंद कर दी कि तब भी आप सब हंस रहे थे? हाँ। फिर जूली को बताएं कि क्या हुआ। वहाँ से मैंने बस सूटकेस को 2-3 बार इधर उधर घुमाया, बस पहियों पर घुमाया और इधर उधर किया। उस समय सब कुछ शांत था। ये मज़ेदार था। हम इसके बारे में मजाक कर रहे थे और हंस रहे थे।
तो आपने ऐसा करने के बाद क्या किया? तभी मैं वहां गई और तय किया कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। बस देखूं कि मुझे लगता है, ताकि वो बात का सार समझ सके। अभी मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ और अभी मेरे पास वास्तव में आपसे उस तरीके से बात करने की क्षमता है जैसा कि आमतौर पर मेरे पास करने की क्षमता नहीं होती। और आप नशे में थे। हाँ। और आप मानेंगे कि आपने कुछ ऐसी बातें कही जो आपको नहीं कहनी चाहिए थी। हाँ। लेकिन आपको लगा कि वो बाहर निकलकर आप तक नहीं पहुंच सकता था, सही है? उस पल, हाँ। ये लगभग 10 मिनट तक चलता रहा। आपने इसे आज यहाँ सुना है ना? हाँ। आपने उसकी आवाज सुनी जब वो सूटकेस से बोल रहा था। हाँ। वीडियो ऑडियो में वही आवाज थी। हाँ। और आपने वीडियो ऑडियो में अपनी आवाज सुनी थी। हाँ। वो आप ही आवाज थी। हाँ। उस आदमी की सारी बातें जॉर्ज ने 2 मिनट के वीडियो में कही थी। सही है। उस 2 मिनट के वीडियो में महिला की कही गई सारी बातें आपने कही थी। सही है। तो 2 मिनट के वीडियो और 22 सेकंड के वीडियो के बीच 11 मिनट का समय है। क्या आप जूरी को बताएंगे कि उस दौरान क्या हुआ? हमने बातचीत जारी रखी। मेरा मतलब है हम एक दूसरे से बात करते रहे और उनका लहजा बदल गया और मैं उस लहजे को पहचान रही और आखिरकार मेरा मतलब है हम दोनों के बीच बहस होने लगी और वो जो बातें कह रहे थे उन्होंने मुझे बहुत डरा दिया और वो मुझे गालियां दे रहे थे और धमका रहे थे। क्या वो चाहते थे कि आप उन्हें सूटकेस से बाहर निकालें? मुझे पूरा यकीन है कि हाँ। हाँ, बताइए। और माहौल बहुत जल्दी गर्म हो गया और उसने सूटकेस को धक्का देना जारी रखा। और मुझे डर था कि वो सूटकेस से बाहर निकल जाएगा क्योंकि मुझे पता था कि वो सूटकेस टूटा हुआ है। और उसका हाथ बाहर आने लगा। उसका हाथ इस तरह बाहर आने लगा और फिर मैंने सूटकेस को हिलाया। उसका हाथ वापस अंदर करने की कोशिश की हिलाते हुए और उससे कह रही थी कि कृपया ऐसा करना बंद करो। कृपया मेरे साथ ऐसा करना बंद करो। कृपया मेरे साथ ऐसा करना बंद करो। तो उसका हाथ सच में सूटकेस से बाहर आ गया। हाँ। और आप सूटकेस के पास गए और उसे हिलाया। हाँ। क्या उसका हाथ वापस लिया? नहीं। तो आप उसे हिला रहे थे? क्या आप उसे इसलिए हिला रहे थे ताकि उसका हाथ वापस अंदर चला जाए? हाँ। आपने उसे कितनी देर तक हिलाया? मुझे नहीं पता। लेकिन उसका हाथ अभी भी बाहर था। हाँ। क्या वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था? हाँ, जबरदस्ती। क्या वो आपसे नाराज था? हाँ। क्या आपको डर था? हमेशा। अगर वो सूटकेस से बाहर आ जाता तो वो तुम्हारे साथ क्या करता? जैसा वह कहता था शायद वह मुझे पहचान में न आने लायक बना देता या मार देता। कई वकील मुवक्किलों को सलाह देते हैं कि वे गवाही न दें क्योंकि उन्हें कड़ी जुर्म झेलनी होगी। अदालत के एक नाटकीय पल में अभियोजन पक्ष एक महत्वपूर्ण सबूत पेश करता है, वही सूटकेस जो इस पूरे मामले का केंद्र है। हमें दिखाइए। क्या मैं ये बता रही हूँ कि मैंने इसे कैसे बंद किया? जब आप इसे बंद करते हैं तब वह अंदर होता है। जिपर के हिस्से कहाँ है? बस मुझे बताओ कि इसके बारे में क्या कहना है। मेरा मतलब है वो कोना था। मेरा मतलब है कोना खुला है। मेरा मतलब है हाँ, ये वाला प्रीमियर पर था जहां तक मुझे याद है। वो ऐसे ही हाथ बाहर निकाले हुए आ रहा था। कोने वाले हिस्से से कुछ इस तरह था। ठीक है, धन्यवाद। आप अपनी सीट पर वापस जा सकते हैं।
क्या आपने कभी उन जिपर्स की पोजीशन बदल दी थी जब आपने उन्हें उस पोजीशन में रखा था? मैंने नहीं किया। क्या आपने उसकी मदद करने के लिए कुछ किया जिससे वो उस मुश्किल से बाहर निकल सके जिसमें आपने उसे जिप कर दिया था? नहीं। एक और सवाल। 4 साल पुराना मामला अब ऐसे मुकदमे पर पहुंचा है जो 1 हफ्ते से कम में खत्म होगा। जुरी के सामने अंतिम दलील में अभियोजन पक्ष 23 फरवरी 2020 की रात पर केंद्रित रहता है। यही वो डिब्बा है जहां जॉर्ज टोरेस की हत्या हुई थी। ये एक छोटा डिब्बा है, 28 गुणा 20 गुणा 8 और 7/8 इंच। जॉर्ज टोरेस को जिप लगाकर बंद कर दिया गया था। इस डिब्बे में जॉर्ज टोरेस ने अपनी आखिरी घबराई हुई सांसें ली। इस डिब्बे में मेडिकल एग्जामिनर ने हमें समझाया, हर सांस के साथ जॉर्ज टोरेस ने ली। इस डिब्बे में ऑक्सीजन कम होती जा रही थी। बचाव पक्ष जॉर्ज और सारा के 3 साल के रिश्ते पर ही ध्यान देता है। जॉर्ज टोरेस द्वारा सारा के खिलाफ हिंसा के इतिहास के कारण सारा बोन की हरकतें उसकी झेली गई प्रताड़ना से उपजे डर का नतीजा थी। दीर्घकालिक प्रताड़ना के संचयी प्रभाव के कारण हमने जो उसका व्यवहार 2 मिनट के सूटकेस वीडियो में देखा, वह एक आघातजनक प्रतिक्रिया थी। सारा बोन ने आत्मसुरक्षा की भावना से ऐसा किया। यह दुखद था, लेकिन यह द्वेष से नहीं बल्कि प्रताड़ना से पीड़ित मन द्वारा किया गया था। और मैं आपसे ये समझने की कोशिश करने के लिए कहूंगा, समझने की कोशिश करें। सारा बोन का भावनात्मक और मानसिक रूप से टूट जाना, ये हरकतें शायद गलत बचने की कोशिशें थीं, हत्या नहीं थी। उसे आसन खतरे का विश्वास था और उसकी प्रतिक्रिया उसी विश्वास से उपजी थी। ये व्यक्ति घरेलू हिंसा के लंबे मानसिक प्रभावों से ग्रसित है। अब सवाल है जूरी किस पर विश्वास करती है। 90 मिनट से भी कम समय में जूरी सदस्य फैसला लेकर लौट आते हैं। जब जूरी आरोपी को सूचना में लगाए गए आरोप के अनुसार द्वितीय श्रेणी की हत्या का दोषी पाती है। जॉर्ज टोरेस के परिवार के लिए जूरी का फैसला एक दर्दनाक अध्याय बंद करता है, पर यह खत्म नहीं हुआ। दोष सिद्धि के 1 महीने बाद बचाव पक्ष नई सुनवाई की याचिका दायर करता है। अभियोजन पक्ष की अनुचितता, गलत विशेषज्ञ गवाही और अदालत द्वारा नियुक्त वकील न दिए जाने का हवाला देता है। जज याचिका खारिज कर देते हैं। अब सारा को सजा सुनने और जॉर्ज के परिवार का सामना करने कोर्टरूम लौटना होगा। जॉर्ज के परिवार ने वर्षों तक कथित सूटकेस हत्यारी के बारे में सुना है। उनका कहना है कि ये मामला हमेशा सारा को लेकर रहा, कभी पीड़ित को लेकर नहीं। जॉर्ज की मां ब्लांका आंसू भरी आवाज में बेटे को याद करती हैं। वो पिता, चाचा और भाई था। मैं सारा बून से कहना चाहती हूँ कि उसने जो किया उसके लिए मैं उससे नफरत नहीं करती। और मुझे हमेशा वो शाम याद रहती है जब वो महिला मेरे दरवाजे पर आकर दरवाजा खटखटाई। उसने मेरा नाम पूछा, मैंने बताया। मैंने उन्हें अपना नाम बताया। उसने पूछा, क्या मैं साफ करूं? मैंने कहा हाँ। उसने मुझे बैठने के लिए कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरा बेटा होगा। क्या उसने कहा मेरा बेटा मर गया? उस दिन से मैं सो सकती हूँ। जॉर्ज की बहन सारा के लिए कुछ खरी खरी बातें हैं। मैं सिर्फ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जॉर्ज न्याय का हकदार है।
जहां तक मेरे दूसरे भाई की बात है, और सारा जेल में सड़ने की हकदार थी। सारा ने उम्र भर का दर्द दिया है, उम्र भर की भयानक यादें। उम्र भर भाई जॉर्ज को जान की भीख मांगते सुनता रहा हूं। ये आप सबके लिए बस एक पल है, मेरे और परिवार के लिए ये ठहर गया है। सूटकेस का इस्तेमाल जैसी एक साधारण सी चीज भी ये बहुत परेशान कर देने वाला है। मैं इसे पूरी तरह बंद नहीं करती। मैं इसमें कम से कम 2 या 3 इंच छोड़ देती हूं। और क्या मैं इतनी पागल हूं? लेकिन ये बस मेरी मदद करता है। उसने सच में मेरी फैमिली की जिंदगी उलट पुलट कर दी है। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि हमें भाई के लिए इंसाफ मिले। सजा सुनाए जाने के समय बचाव पक्ष सारा के दोस्तों और यहाँ तक कि उसके सोलमेट को भी सामने लाता है ताकि वे उस महिला का वर्णन कर सकें जो उनके अनुसार असल में है, बहुत ही कमजोरियां और जख्मों से भरी हुई, लेकिन हत्यारिन नहीं। वो सबकी मदद करती है। वो हमेशा, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मेरी बहुत मदद की है। और वो मेरे पास आती थी, मुझसे हमेशा बात करती थी, और जब मैं उदास होती थी या मुझे कुछ समझ नहीं आता था तो मुझे संभालती थी। वो बस अच्छी है, मुझे नहीं पता, वो मेरे लिए एक अच्छी इंसान थी, बस उससे गलतियां हो जाती थी। वो हमेशा मदद करती थी, वो हमेशा लोगों की मदद करती थी। हॉस्टल में वो सबकी मदद करती थी। उसे अपनी कला भी बहुत पसंद थी, वो करती भी थी। अगर किसी को मदद चाहिए होती या किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वे उसके पास आते और वो उनकी मदद करती थी। यहाँ तक कि अगर किसी ने उसके साथ गलत भी किया हो तब भी वो वापस जाकर उनकी मदद करती थी, उनके साथ प्रार्थना करती थी, उनके लिए दुआ करती थी और सब कुछ करती थी। जैसे ही सारा को मेरी सेहत से जुड़ी परेशानियों की गंभीरता का पता चला, उसने तुरंत ही पूरी मजबूती से मुझे अपनी किडनी दान करने की पेशकश कर दी। मुझे बताना है, उम्मीद है वो नाराज नहीं होगी कि मैं ये दिखा रहा हूं, लेकिन उसमें कोई हिचकिचाहट या अपने फायदे नुकसान की चिंता नहीं थी। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि पेशकश करना ही अच्छा और वीरतापूर्ण काम है। मेरे बहुत सारे दोस्त रहे हैं, सिर्फ मेरे भाई ने ही मुझे अपनी किडनी देने की पेशकश की। यह बहुत बड़ी बात है। जज के फैसले से पहले सारा को आखिरी बार बोलने का मौका मिलता है और वो इसका पूरा उपयोग करती है। केंटुसुकुरोई जापानीज सिरेमिक शैली है जिसमें सोने से मरम्मत की जाती है। इस परंपरा में जब कोई सिरेमिक चीज टूट जाती है तो एक कारीगर उन टुकड़ों को फिर से जोड़ने के लिए तरल सोना या सोने की धूल वाला वार्निश इस्तेमाल करता है। तो टूटने को छुपाने के बजाय वे दरारें और भी ज्यादा साफ दिखने लगती हैं और उस टूटन से एक शानदार नई कला का टुकड़ा उभर कर आता है। ये कमियों, कमजोरियों और अपूर्णताओं को अपनाता है और साथ ही लचीलापन की असली भावना भी सिखाता है। सिरेमिक के हर टुकड़े में जो भी दरार होती है वो उसकी कहानी का हिस्सा होती है और हर टुकड़ा इसलिए और भी सुंदर बन जाता है क्योंकि वो कभी टूटा था। ये केंटुसुकुरोई की बुद्धिमत्ता है। मेरी समझ में और मेरी सारी मरम्मतों के साथ तब, अब और आगे भी भगवान ही मेरे कारीगर हैं, थे और हमेशा रहेंगे। मेरा सारा सोना क्षमा है। इसी ने मुझे संभाला और भी निखारा और जॉर्ज टोरेस परिवार, न्याय व्यवस्था, ऑरेंज काउंटी करेक्शंस डिपार्टमेंट, सोशल मीडिया, बदमाश जासूसों, बदनामी, मानहानि, संवैधानिक अधिकारों के लगातार उल्लंघन, द्वितीय श्रेणी हत्या और खुद अपना मुकदमा लड़ने की मजबूरी से हुए नुकसान को पार करने में मदद की। सोना कीमती है, वैसे ही क्षमा अमूल्य है। मेरा लक्ष्य जॉर्ज टोरेस से शुरू होता है और हर बार जब उसने मुझे थप्पड़ मारा, लात मारी, मुक्का मारा, थूका, बलात्कार किया, चाकू मारा, गला दबाया, मेरा मजाक उड़ाया, धक्का दिया, खींचा, घसीटा, कोड़ा मारा, गिराया, मुझसे चोरी की, झूठ बोला, डराया, धमकाया, अपमानित किया, मजबूर किया, नीचा दिखाया और मुझे रुलाया, हर बार जब उसने मुझे खत्म करने, हराने या बर्बाद करने की कोशिश की,
मैं जॉर्ज को मुझे बेहोश करने तक पीटने और जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी माफ़ करती हूँ। मुझे अगले दिन काम या बेटे की फील्ड ट्रिप पर जाना था। मेरे दिवंगत परिवार की विरासत, परंपराएं और यादगार चीज़ें, मेरे बेटे का फर्नीचर और वो टेलीविज़न जिसे हम साथ में देखते थे, सब कुछ बर्बाद करने के लिए। हमारे टाउन होम को बर्बाद करने, खिड़कियां तोड़ने, दरवाजों दीवारों में छेद करने, कांच के दरवाजों से टकराने और मेरे आगे और पीछे के दरवाजों को बार बार लात मारकर तोड़ने के लिए, सारे दरवाजों के ताले तोड़ने या हटा देने के लिए और कई बार तो हैंडल भी निकाल देने के लिए, जिससे मुझे कहीं भी सुरक्षित महसूस करने की जगह नहीं बची थी। यहाँ तक कि मेरे बेटे के कमरे की पवित्र जगह भी नहीं, जहाँ उसने मुझे उसके बिस्तर पर बुरी तरह पीटा था। मेरे अंधे और बहरे कुत्तों को डराने धमकाने के लिए उस गेट को खुला छोड़ देना जो मैंने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बनाया था, और मुझसे कहना कि उसे उम्मीद है कि मैं उनकी फूली हुई लाश तालाब में पाऊं या सड़क से उनके अवशेष खुरच कर उठाऊं। उन्हें बिस्तर से लात मारकर नीचे गिरा दिया और कमरे के उस पार फेंक दिया क्योंकि वे मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। मैं जॉर्ज को उसके झूठ के लिए और अपनी डरावनी मोहब्बत के नाम पर कई तरीकों से कई बार मुझे खत्म करने की कोशिश करने के लिए माफ करती हूँ। मैं टोरेस परिवार को, सबसे पहले उसकी माँ और पिता को, साथ ही उसकी दोनों पूर्व पत्नियों और बेटियों को इस बात के लिए माफ करती हूँ कि वे जानते थे जॉर्ज कैसा था, वो क्या कर सकता था और वो अतीत में क्या कर चुका था, उसकी हिंसा का इतिहास और उसने ये कहाँ सीखा। यह सब जानते हुए भी जब मैं मदद मांगती थी तो उन्होंने आंखें मूंद ली। उसके सभी भाई बहनों में फेरल टोरेस भी शामिल है जो अब जेल जा रहा है क्योंकि उसने उनके बच्चे की माँ के सिर के एक तरफ चाकू मारा। हर उस इंसान के लिए जो जानता था कि जॉर्ज मेरे साथ क्या कर रहा है, कभी कभी कैसे और कब, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे होने दिया और उसमें उसका साथ दिया। मैं उन्हें माफ करती हूँ कि उन्होंने बहुत देर से परवाह की। मैं उम्मीद करती हूँ कि वे सब रात को अपने बिस्तर पर शांत और आराम से लेटे हुए खुद से वो बेचैन करने वाला सवाल जरूर पूछें। मैं क्या कर सकती थी कि ये दोनों के साथ ना हो, और इतने समय तक सारा ने हम सब से और कई बार मदद मांगने की कोशिश की थी। अपनी नर्म आवाज में मैं पूछती हूँ, क्या मैं प्यारी माँ, साल की सराही महिला होती अगर मैं मर जाती? कितनी बेटियाँ, माएँ, बहनें, चाचियाँ, दादियाँ, भतीजियाँ और दोस्त हैं क्योंकि उन्होंने किया। मैं एक सर्वाइवर हूँ। अच्छा करना सीखो, न्याय खोजो, अत्याचारियों को डांटो, अनाथों की रक्षा और विधवा के लिए विनती करो। यशाया 1:17। सर्वसमावेशी, पीड़ितों की रक्षा करो। सारा 20 मिनट लगातार बोलती हैं और अदालत में उनके आखिरी शब्द जॉर्ज के परिवार के लिए होते हैं। मुझे नहीं पता कि और क्या है जो मैं टोरेस परिवार से कह सकती हूँ और उन्हें महसूस करा सकती हूँ। ये कैसे हुआ? अगर, क्यों और कैसे, ये सब मायने नहीं रखते। ये हो गया, मुझे अफसोस है। शब्द बयां नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि सभी, खासकर टोरेस परिवार और उनकी बेटियां, मुझे माफ कर सकेंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि वे उनके लिए कितने महत्वपूर्ण थे। मुझे नहीं लगता कोई समझ पाया कि वो मेरे लिए क्या थे और मैं उनके लिए क्या थी। अब सारा अपनी किस्मत जानने वाली है। अदालत को यह अवसर मिला है कि वो ट्रायल में प्रस्तुत किए गए सबूतों और गवाही, आज यहाँ प्रस्तुत किए गए पीड़ित पर पड़े प्रभाव से जुड़े बयानों, चरित्र गवाहों के मौखिक और लिखित दोनों बयानों, डॉक्टर हार्पर की रिपोर्ट और गवाही, प्रतिवादी की गवाही, सजा से पहले की जांच, राज्य के तर्क और बचाव पक्ष के तर्कों की समीक्षा कर सके। अदालत ये सजा सुनाती है। मिस बूने, अदालत आपको कारागार विभाग में आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। सारा बून के अंदाज के मुताबिक ये आखिरी बार नहीं है जब हम उनसे सुनते हैं। सजा सुनाए जाने के एक हफ्ते बाद सारा जज को एक और चिट्ठी लिखती हैं जिसमें वो अपनी बेगुनाही का दावा करती हैं। वो कहती हैं, मैं हत्यारी नहीं, सर्वाइवर हूँ। 28 पन्नों की चिट्ठी में वो जज को ब्लैक रोप डिजीज से पीड़ित बताती हैं। वो लिखती हैं, आपने पहले ही अज्ञानतावश अपना मन बना लिया था, मैं आपको माफ करती हूँ। अब जब वो अनिश्चित काल के लिए जेल में है तो वो अपने पास बचे आखिरी दाव यानी अपील पर सब कुछ लगा रही हैं, लेकिन अपने ट्रायल वकील जेम्स ओवेंस के साथ नहीं। यह सब डेजा वू जैसा है क्योंकि अब उन्होंने प्रतिनिधित्व बंद कर दिया है। अगले कुछ महीनों में सारा अपील के लिए 2 और वकील बदलती हैं। नवंबर 2025 में एक हस्तलिखित अर्जी में सारा ने अदालत से अनुरोध किया कि उसकी अपील से जुड़ी सारी जानकारी में उसे भी शामिल किया जाए। सारा बून ओकाला फ्लोरिडा के लोबल करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में उम्र कैद काट रही हैं और इस रिकॉर्डिंग के समय तक उनकी अपील प्रक्रिया अभी भी जारी है।
फीमेल क्रिमिनल्स के इस एपिसोड से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूँ। अगली बार एक नए केस के साथ मिलेंगे।